न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं सुचिता मिश्रा। आइए जानते हैं आज की कुछ खास खबरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर कांग्रेस कर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन भोपाल में जश्न मनाया। वहीं भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बताया कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, मगर कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। हम तो खुद ही चाहते हैं कि राहुल गांधी मैदान में रहे और उनकी मानसिकता उजागर हो कि वह क्या सोच रखते हैं। सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारी जीत जिंदाबाद, 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 हमारी जीत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। से राहत मिली है राहुल गांधी को, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। देखिए, न्यायालय का फैसला है, न्यायालय ने फैसला दिया है, लेकिन न्यायालय ने ये भी कहा है कि बार बार इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी मैदान में आए, क्योंकि जब मैदान में आते हैं, कोई बोलते हैं तो जब भी तो उनकी वास्तविकता जनता को पता चलती है, मजाक उड़ता है, किस तरह के बयान देते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वो आएँ और जनता के मुद्दों पर बात रखें। हम तो कहते हैं वो संसद में भी आएँ, जनता के मुद्दों पर बात रखें, लेकिन विदेश भग जाते हैं, कभी चुनाव से दूरी बना लेते हैं और आते भी हैं तो उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कम से कम उनमें अब गंभीरता आना चाहिए इस फैसले के बाद, और अब इस तरह के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। शेरपुरा स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं की पढ़ाई ठीक न होने की शिकायत लेकर पालकों ने आज कलेक्टर में लिखित ज्ञापन सौंपा। पालकों ने बताया कि जहां 6 पीरियड लगाए जाने थे, वहां सिर्फ 3 लगाए जाते हैं। शिक्षक भी नाम मात्र को आते हैं। इस बात की शिकायत सीएम हेल्पलाइन से की थी। अब उस हेल्पलाइन को बंद कराने के लिए स्कूल की शिक्षिका लगातार दबाव बना रही है और धमकियां दे रही है। मैं देहरानी पवनजय जैन हूँ, विद्युत बैंक बीमा टेलीफोन रेलवे उपभोक्ता संरक्षण समिति का अध्यक्ष। आज किस संदर्भ में आप ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला है? मामला ये है कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शेरपुरा में पढ़ाई नहीं हो रही है। और जब मैंने पिछली बार भी कहा था तो उन बच्चियों के गार्जियन ने कोई शिकायत नहीं की थी। इस बार शिकायत की है क्योंकि इस बार सुनीता आदिवासी लगातार दूसरी बार फेल हुई, तो इन्होंने इस बार शिकायत की। जब कापियाँ देखी तब उन्होंने शिकायत की। 6 विषय में से 3 विषय की पढ़ाई हो रही है और स्कूल नहीं लग रहे हैं। और जब स्कूल नहीं लग रहे हैं और बच्चियाँ करीब 4 किलोमीटर दूर से पैदल आती हैं रोज़ाना, तो 8 किलोमीटर जब चल के आती हैं तो वो फिर थक जाती हैं, तो फिर पढ़ाई भी नहीं कर पाती। और जो शासन की योजना है साइकिल देने की, तो वो अभी तक 4 साल चल रही है, अभी तक साइकिल नहीं दी गई है। और ये पढ़ाई का स्तर जो है यदि ख़राब है तो स्कूल का रिजल्ट भी ख़राब होता है और बच्चियों का शिकायत करने आए थे, फिर क्या हुआ? जिलाध्यक्ष कार्यालय के में हम शिकायत करने आए थे और हमने आबक में हमने दे दिया है। तो सुपरिटेंडेंट महोदया ने इसको जिला शिक्षा अधिकारी के लिए लिख दिया है कि तुरंत कार्रवाई कर जवाब दे दें। राजेंद्र अहरवाल। कहाँ से आए हो? ये विदिशा में मेरी शॉप है, परी इलेक्ट्रिकल्स। मेरी दोनों सालियाँ पढ़ती हैं, सुनीता आदिवासी, बबली आदिवासी। ये शेरपुरा VDI स्कूल में। लेकिन पिछली साल 10वीं में सुनीता आदिवासी फेल हो गई है। उसकी बहन अभी 10वीं में एडमिशन हुआ है 9 क्लास पास करके, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है। मैंने भी उसकी कॉपियाँ देखी और प्रिंसिपल मैडम से भी कहा, और प्रिंसिपल मैडम ये बार बार दबाव बना रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन वाली शिकायत आप वापस ले लें। और इसमें 6 लगती हैं, लेकिन 3 ही पढ़ाई हो रही है। आधा से 1 घंटा के लिए सिर्फ टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। इसके बाद में सारी बच्चियाँ पूरी खेलती रहती हैं, कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। आपने फिर किसके पास शिकायत की आज? ये शिकायत की है मैंने शिक्षा अधिकारी को, यहीं जिलाध्यक्ष। आपके ऊपर दबाव कौन बना रहा है? ये स्कूल की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। फ़ोन भी आ रहा है बार बार कि इसको शिकायत को आप बंद कर लीजिए, नहीं तो हम बच्चियों को अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं जी।
मंडल रेल प्रबंधन ने भोपाल में प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा दिनांक 6/8/2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किए जाने वाले स्टेशनों के प्रस्तावित शिलान्यास से संबंध में जानकारी मंडल रेलवे प्रबंधन मीडिया को जानकारी साझा किया। कई वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाएंगे। खजुराहो स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेगा, सभी स्टेशन को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, उसमें कार्रवाई चल रही है। वो हमारे बेसिकली एक नियमबद्ध तरह से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि उसमें आपका बेसिकली जो कर्वेचर होता है, ये ग्रेडियंट होता है, कर्वेचर बेसिकली उसको रिड्यूस किया जाता है, जिससे कि वहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन कम हो सके। तो नियमबद्ध तरह से कार्रवाई हो रही है और हमारा ये जो भी मीटिंग होती है उसमें डिस्कस किया जाता है, कम हो भी रहे हैं। 40+ है सब PSR, और मेरी जहाँ तक जानकारी है इनमें मेजरली वो है जहाँ पे ब्लैक सॉइल यूज़ किया गया है, और ये आपकी मैं यहाँ के माननीय राज्यपाल जी आने वाले हैं और वो उपस्थित रहेंगे। सीएम का भी यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी प्रोग्राम है वो विदिशा जाने का है, उसी के हिसाब से हमें सूचना मिली है, तो वो विदिशा में रहेंगे। इस बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, देख लेंगे इस बारे में। टेंडर कमेटी में सीनियर डीसीएम ही बैठ सकती है, जो श्रीमती रसूल उनको बैठ, ठीक है, वो जैसा होगा हम देख लेंगे, आपको बता देंगे इस विषय में। यहाँ से प्रपोजल गया है, प्रपोजल पे हेडक्वार्टर और रेलवे बोर्ड अपना निर्णय लेंगे। और बेसिकली जब किसी ट्रेन को एक्सटेंड करते हैं तो उसमें बाकी ट्रेन भी अफेक्ट होती हैं, सबका टाइमिंग अफेक्ट होता है। तो किसी एक ट्रेन का स्टॉपेज करना या किसी एक ट्रेन को एक्सटेंड करना सिर्फ उसी पे निर्भर नहीं है, तो उसके लिए बाकी ट्रेन भी अफेक्ट होती है, तो उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा। सर, एक और इशू जो बेसिकली ऑपरेशन को लेके आता है कि इसमें प्रक्रिया जारी है। इस बात की सूचना हमें भी है और हमने हेडक्वार्टर को भी बढ़ाया कि इस ट्रेन में शायद कुछ इसमें स्टॉपेज या एक्सटेंशन का प्रपोजल है। हेडक्वार्टर गया है, अब इस बारे में वो रेलवे बोर्ड से भी संपर्क करेंगे और उसके बाद इसमें जो कार्रवाई होगी आपको बता दी जाएगी। सर, एक सवाल पूछ सकता हूँ? अभी रेहली नगर के वार्ड नंबर 13 किले के पास स्थित नाला पर पुलिया की मांग को लेकर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। लोगों ने कहा कि नाला कच्चा है, जिससे गायत्री मंदिर के आसपास का पूरा पानी हमेशा भरा रहता है। बरसात के मौसम में ज़्यादा परेशानियां होती हैं। हमारे घरों में नाला का पूरा पानी भर जाता है, हम लोगों को निकलने में भी दिक्कत होती है, जिसके लिए हम सभी रहवासियों ने किले के बाजू में निकासी के लिए पुलिया की मांग की। हम लोगों ने इसीलिए सड़क पर चक्का जाम कर विरोध किया। करीब के घंटे चले विरोध के बाद मौके पर नापाक्ष व सीएमओ पुलिस पहुंची। वार्ड निवासियों की समस्याओं को सुनकर उन्हें आश्वासन दिया। नपा अध्यक्ष देवराज सोनी ने बताया कि SDRF योजना के तहत 2.5 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो स्वीकृत हेतु शासन को भेजा है। जल्द ही वार्ड 13 सहित वार्ड 10, 11, 12 के लोगों की इस जल निकासी की समस्या से जल्द निजात दिलाऊंगा। अभी 2 बड़ी पुलिया डालने के निर्देश उपयंत्री व ठेकेदारों को हमारे द्वारा दिए गए हैं। जी, मैं बता दूं कि हमारे वार्ड 13 के निवासी लोग हैं। यहाँ पे ये किले से सबके जो मकान बने हुए हैं, इसमें एक बड़ा नाला है जिसकी निकासी की परेशानी, जल निकासी की परेशानी को लेकर हमारे वार्ड 13 के लोग पुलिया के लिए आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि इनको पूरी जानकारी नहीं थी। हम SDRF को 2 करोड़ 64 लाख रुपए से निर्माण करने के लिए, ये पूरा नाला निर्माण करने के लिए पहले ही हम फाइलिंग कर चुके हैं। बहुत जल्द इनके लिए ये खुशखबरी भी हम अपनी परिषद के माध्यम से इन तक पहुँचाएँगे। फिलहाल में अगर तात्कालीन व्यवस्था को लेकर मैं बात करूँ तो मैंने अपने इंजीनियर महोदय को भी बोल दिया है, ठेकेदार को भी सूचना दे दी है कि कल के कल जो एक छोटा निकासी की जो व्यवस्था है, तो 2000 की पुलियाँ यहाँ पर डाल दी जाएंगी ताकि यहाँ पे आवागमन सुगम हो जाए।
और बहुत जल्दी माननीय भैया पंडित गोपाल भार्गव जी के माध्यम से ये पूरा नाला का प्रोजेक्ट जो है SDRF का है, तो ये भी बहुत जल्दी आपके नगर को और बाढ़वासियों को एक सौगात के रूप में दिया जाएगा। रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक युवक ने महिला डॉक्टर से अभद्रता करते हुए हमला कर दिया। युवक अपने परिजनों के साथ मां को गंभीर हालत में लेकर अस्पताल आया था, जहां महिला डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस थाने में आरोपी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। वीएमओ जानकारी के अनुसार डॉक्टर अनामिका विश्वास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर थी। इसी दौरान वार्ड 15 निवासी गगन बंसल के साथ उनके परिजन अपनी मां गीता बंसल को गंभीर हालत में लेकर शासकीय अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टर अनामिका ने परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया तो मृतका के पुत्र गगन ने गालियां देते हुए डॉक्टर पर हमला कर दिया। डॉक्टर अनामिका ने अस्पताल के अन्य डॉक्टर के साथ पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं महिला के मृत होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस थाने में मेमो भेजा, जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। आज दिनांक 3 अगस्त 2023 को सुबह 10:15 बजे एक गगन बंसल नाम से एक लड़का अपनी माँ को मृत अवस्था में लाया था, तो जिसको परीक्षण किया तो और बताया कि ये मृत है। जिस पश्चात वो उग्र हो गया, गाली बकने लगा और डॉक्टर के साथ, हमारे यहाँ जो महिला डॉक्टर है डॉक्टर अनामिका विश्वास, उनके साथ उसने मारपीट भी की, जिसकी शिकायत करने हेतु हम लोग थाने आए हुए हैं। हम लोग कार्रवाई की मतलब कार्रवाई चाहते हैं कि कार्रवाई विधिवत कार्रवाई हो और उसको जो भी है नियम के हिसाब से सजा मिले। कहाँ का है वो रहने वाला जिसने? जैसे ज्ञात हुआ है कि वो रहने वाला नंबर 15 का है और उसका नाम गगन बंसल और पिता का नाम भगवान दास बंसल है। मोतीनगर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को फिर चुनौती देते हुए पुरानी रंजिश पर बदमाश द्वारा कट्टे से फायर कर दहशत फैलाने का मामला आया है सामने, जहां मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने वासु अहिरबार सहित अन्य युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मोतीनगर थाना क्षेत्र के खेमचंद्र अस्पताल के पास आशीष साहू की ट्रेडर की दुकान पर अपहरण के मामले में आरोपी वासु अहिरबार द्वारा कट्टे से फायर कर दहशत फैलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी द्वारा कट्टे से फायर करने के बाद मौके पर सनसनी फैलाई गई। जिस वक्त बदमाश ने कट्टे से फायर किया, दुकान पर आशीष की पत्नी बैठी थी, जो फायरिंग में बाल बाल बच गई। घटनाक्रम के पीछे आरोपी और फरियादी के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है, जिसमें बदमाश वासु पर फरियादी आशीष के बेटे का अपहरण करने का मामला भी दर्ज है। घटनाक्रम में पीड़िता फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने वासु सहित 3 आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? स्वाति साहू। क्या घटना घटी है अभी तक? वो वासु अहिरबार आया, उसने बंदूक के चलाना चालू कर दिया। क्यों? वो है ना, पिछली बार है ना हमारे बेटे का 1 महीने पहले उन्होंने किडनैप किया था, तो उसी चक्कर में कहने लगे तुमने हमारी रिपोर्ट क्यों करी। हम लोगों को धमकी भी दे रहे हैं, फ़ोन पे भी कॉल करके कह रहे हैं वो लोग हम लोगों से। किडनैप किया था, कुछ मांग की थी? हाँ, मांग की थी उनने, पैसों की 2 लाख रुपए मांगे थे उनने। आपने रिपोर्ट की थी फिर? हाँ, फिर पुलिस ने रिपोर्ट करी थी। फायरिंग कर रहे थे? वो ये कह रहे थे कि आपने रिपोर्ट क्यों की। हमने क्या आपसे इतने पैसे मांग लिए थे जो आपने इतनी रिपोर्ट कर दी हम लोगों की। तो पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं था? अब उन्हें अभी नहीं पकड़ पाए, वो क्या हुआ हमें नहीं मालूम। के पास कोई गोलीबारी की घटना आई है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, क्या है पूरा मामला? कल 3/8/23 के करीबन 4-5 बजे की बात है दिन की। तो वासु अहिरबार नाम का व्यक्ति, वो लड़का है, इसने स्वाति पति आशीष साहू के घर पे मतलब फायरिंग की थी। वहाँ वो दुकान में बैठी हुई थी तो पिस्टल से फायर किया था। जबकि पिस्टल मतलब वो फायरिंग की थी, उसके कोई गोली लगी नहीं है और उसके साथ में 1-2 लड़के और भी थे। और उसकी फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी वासु अहिरबार और 1-2 अन्य के खिलाफ 3-7 IPC धारा कायम किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। सर, इसमें भी जानकारी लगी आई है कि इसमें इनके जो आरोपी है जिसने फायर किया है उसके पूर्व में भी कुछ दिखा था। हाँ, वासु अहिरबार का पूर्व का रिकॉर्ड है। तो सर, क्या रीजन समझ के आया अभी तक की जानकारी? अभी उसकी पहले एक इसी फरियादी द्वारा पहले भी रिपोर्ट लेकर आई थी अपहरण की,
तो उसमें शायद इसका पुराना विवाद भी है और उसी की बात को लेकर के उसने ऐसी घटना होना प्रतीत होती है कि उसी बुराई को लेकर के उसने ऐसा किया है। ठीक है, धन्यवाद सर। मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां बहन बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा सत्ताधीन पार्टी के नेताओं और उनके चमचों से है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश के हर रोज 8 बच्चियां सहित 17 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटित हुई हैं। चाइल्ड क्राइम में भी एमपी टॉप पर है। हर 3 घंटे में एक मासूम के साथ रेप हो रहा है। हाल ही में मां शारदा की पवित्र नगरी मैहर में 13 साल की बच्ची के साथ निर्भया कांड की तरह बर्बरता की गई। इससे पहले नेवावर में भाजपा नेता द्वारा आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार और परिवार के 5 लोगों को जिंदा जमीन में गड़वा देने की घटना को कोई भूला नहीं है। हाल ही में जबलपुर में भाजपा नेता ने वेदिका ठाकुर की हत्या कर दी। देश का एकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बहन बेटियों को सबसे ज़्यादा खतरा सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और उनके चमचों से है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में हर रोज 8 बच्चियों सहित 17 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटित हुई हैं। चाइल्ड क्राइम में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। हर 3 घंटे में एक मासूम के साथ रेप हो रहा है। हाल ही में मां शारदा की पवित्र नगरी मैहर में 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ निर्भया कांड की तरह बर्बरता की गई। इससे पहले नेमावर में भाजपा नेता द्वारा आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार और परिवार के 5 लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ देने की घटना सामने आई थी। हाल ही में जबलपुर में भाजपा नेता ने वेदिका ठाकुर की हत्या कर दी और इसी तरह पिछले दिनों में दतिया में 2 सगी बहनों को में से एक के साथ दुष्कर्म और दूसरी के साथ छेड़छाड़ में भाजपा नेता का नाम सामने आया है। आज इस तरह की महिला विरोधी हरकतों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री ने एक कदम बढ़कर हरदा में जिस तरह से एक ऐसे नेता को भाजपा की सदस्यता दिलाई है जिसे अदालत ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई थी। इससे यह स्पष्ट है कि शिवराज सरकार शीर्ष स्तर से ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार करते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी का अर्थ बेटियों के लिए जानलेवा पार्टी रख लिया है। दुष्कर्म की घटनाएं निरंतर बढ़ने के बाद भी शिवराज सरकार को शर्म नहीं आ रही। रोजाना किसी न किसी जिले में ऐसी घटनाएं सुनने से इंसानियत शर्मसार हो रही है। आज मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। मासूम बच्चियां और लाडली बहनें स्वयं को असुरक्षित समझ रही हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा प्रतीत होता है आपराधिक सोच के व्यक्तियों को सत्ता पक्ष का संरक्षण हासिल है। अन्यथा कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण अपराधों पर रोकथाम नहीं लग रही। आज स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में जहां एक ओर आदिवासियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं नहीं थम रही हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ हर रोज हम घटनाएं सामने देख रहे हैं। सरकार में महिलाओं और बच्चों के अत्याचार के मामलों में प्रदेश की स्थिति सबसे खराब है। जब से शिवराज सिंह सरकार ने विधायकों को खरीदकर और लोकतंत्र की सरकार का अपमान करके सरकार बनाई है, तब से मध्य प्रदेश नंबर 1 पर फिर से आ गया है महिला अत्याचार के मामले में और ये हम सभी के लिए बड़ी शर्म की बात है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में मध्य प्रदेश में जाति के कुल 6,462 मामले, वर्ष मध्य प्रदेश में बाल यौन शोषण के 3,515 और एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बाल यौन शोषण के 33,036 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 17,008 बच्चे क्राइम के शिकार हुए। मध्य प्रदेश में हर औसत 17 मिनट में महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक केस दर्ज होता है। इसी तरह बलात्कार की वारदात 6,462 दर्ज की गई। इनमें से 6,462 में से 50% से ज़्यादा मामले यानी 3,515
मामलों में पीड़िताएं नाबालिग हैं। वहीं वर्ष 2022 में प्रदेश की महिलाओं और नाबालिग बच्चियों से रेप की घटनाएं 5,598 दर्ज हुई हैं। आज रेप के मामले में हर 10वां मामला मध्य प्रदेश में दर्ज होता है। ये सब जो घटनाएं हैं ये दर्शाती हैं कि आज मध्य प्रदेश महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में नंबर 1 पर है और उन पर कार्रवाई न होने में भी नंबर 1 पे है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए जो वो जोर जोर से दावा करते हैं भाई होने का और भांजियां बनाने का, ये दावे करने के स्थान पर आज आवश्यकता इस बात की है कि वे इन घटनाओं का संज्ञान लें, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात लगातार हम लोग करते आ रहे हैं उसमें मुकदमा चल के इनको सजा जल्द से जल्द होनी चाहिए। हाल ही में राजधानी में जिला और गृह मंत्री की अक्षमता है। आरोपियों ने हाल ही में इंदौर में महिला के पति और बच्चे को आदरणीय भूपेंद्र गुप्ता जी मंच पर बताएं। आरोपियों ने महिला के पति और बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर उसको अगवा किया और महिला को कई दिनों तक जंगलों में बंधक बनाकर रखा। मौका पाकर महिला जंगल से भागी और पुलिस के पास पहुंची। वहीं आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के सरकारी स्कूल में रेप की घटना भी हम सभी को झकझोर देने वाली है। आरोपी कोई और नहीं, खुद स्कूल के शिक्षक नाबालिग बच्चियों के साथ ये कृत्य कर रहे थे। कुछ माह पहले मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर के बुधनी में एक महिला के सामने गैंग रेप का मामला सामने आया था और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के ही क्षेत्र में नसरुल्लागंज के बाला गांव में एक नाबालिग 8 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना भी सामने आई थी। वहीं रेहटी ब्लॉक में एक आदिवासी बच्ची के साथ ये घटना घटित हुई और शाहगंज में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ भी ये घटना घटित हुई है। ये दर्शाता है कि आज मध्य प्रदेश में किस तरह से महिलाओं के साथ लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बहुत अफसोस की बात है कि संस्कारधानी जबलपुर स्थित शाहपुरा में 3 वर्षीय बच्ची का अपहरण करके बलात्कार की घटना सामने आई। इंदौर के आजाद नगर में 15 वर्षीय बच्ची के साथ ये घटना हुई। दतिया में दो बच्चियों के साथ ये घटना घटित हुई और इसके साथ ही बैरसिया में 12 साल की बच्ची का अमानवीय तरीके से अपहरण कर बेरहमी से यातनाएं दी गई। ये घटनाएं पिछले 6-7 माह में प्रमुख रूप से घटी हैं, समाचारों में छपी हैं। ये इक्का दुक्का नहीं है, ये बानगी है इस बात की कि शिवराज सिंह चौहान के राज में कानून व्यवस्था के शिवराज सिंह चौहान की सरकार के राज में कानून व्यवस्था के दावे पर एक तमाचा है, सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। अश्विनी शर्मा का क्राइम ब्रांच के साथ झूमा झपटी करते हुए वीडियो आया सामने। क्राइम ब्रांच की टीम ने धोखाधड़ी के आरोपी और अश्विनी शर्मा के दोस्त सोनू पचौरी को अश्विनी शर्मा के घर के पास गई थी पकड़ने। सोनू पचौरी को मौके से फरार करवाया अश्विनी शर्मा ने। उसी दौरान अश्विनी शर्मा और उनके लोगों में डंडे और बंदूकों से कर दिया था क्राइम ब्रांच की टीम और फरियादी पर जानलेवा हमला। अश्विनी शर्मा और उनके लोगों ने अपनी बंदूकों से किए थे क्राइम ब्रांच की टीम पर करीब 5 राउंड फायर। उसी दौरान अश्विनी को क्राइम ब्रांच की टीम ने घेर कर पकड़ लिया, मगर अश्विनी शर्मा अपने साथी धोखाधड़ी के आरोपी सोनू पचौरी को भगाने में हुआ सफल। मध्य रात्रि में लगभग 1:30 बजे के आसपास तो घटना जो है इस प्रकार से है कि क्राइम ब्रांच की टीम एक आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी। फरियादी भी वहाँ पे था जो 420 का अपराध उसने कायम करवाया था थाना क्राइम ब्रांच में। उस समय की घटना में जो फायर किया गया है वो आरोपी के द्वारा फरियादी पे किया गया है, जो देवेश विधवा करके नाम है, उसके ऊपर किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम के साथ जब आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया था तब आरोपी को छुड़ाने का प्रयास जो है वो आरोपियों के द्वारा किया गया, जिसमें से आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें आरोपी कौन कौन हैं? इसमें आरोपी बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि पहले फरियादी ने उस पर जो FIR करवाई थी 420 वगैरह, उसी को आरोपी को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच अपने फरियादी की मदद लेके उसको पकड़ने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान जब फरियादी के द्वारा बताया गया, लोकेशन बताया गया, तो आरोपियों के द्वारा उसके ऊपर फायर कर दिया गया और वहाँ से भाग गया।
इस आरोपियों में कौन कौन शामिल हैं? इन आरोपियों में मुख्य रूप से अश्विनी हैं, अश्विनी शर्मा जी हैं, सोनी पचौरी जी हैं, प्रतीक जोशी और उनके साथ 4-5 अन्य आरोपी हैं, जो अभी फिलहाल में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रतीक जोशी को, अश्विनी शर्मा को। सर, इसमें एक बड़े ऑनलाइन सट्टा कारोबारी का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि उस पर टर्म्स से सोनू पचौरी था और ये लोग तमाम जो आरोपी। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं, यदि कुछ आता है तो उसका नाम फिर ऐड किया जाएगा। क्राइम ब्रांच में जो पदस्थ ASI हैं उनकी तरफ से की गई है 353, 332, 147, 149, 186, 224 और 225। और जो दूसरी FIR है वो फरियादी की तरफ से जो दायर की गई है वो 307, 147, 148, 149, 294 और 323।